फिर याद किया। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदा, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। हकीकत को बयां की है इन्होंने अपनी शायरी में। हम आज बात करेंगे जिन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा ने सब लोगों ने गीतकार आजम का खिताब दिया है। हम आज बात करेंगे शकील बदायूनी। मर्तबा हमने कई सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन आज खास इसलिए है हम उन्हीं के चहेते बेटे को यहाँ पे दावत दिए हुए हैं, जावेद बदायूनी साहब को, और साथ ही साथ शकील बदायूनी साहब की जिंदगी से जिनका बहुत ही अहम और गहरा नाता रहा है वह नौशाद साहब, मौसीकार नौशाद साहब। उन्हीं के बेटे रहमान नौशाद को भी हम अपने इस प्रोग्राम में दावत दे चुके हैं। बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है यहाँ पे। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत। उन्होंने नौशाद साहब के साथ बहुत काम किया है। 24 साल तक दोनों एक साथ रहे, इंसेपरेबल रहे और आखिरी दम तक उन्होंने साथ दिया। हमेशा अपने शकील बदायूनी साहब का, नौशाद साहब, उनकी काफ़ी हेल्प भी की और शुरुआती मरहले में अगर हम बात करें तो उन्हीं की वजह से वो हिंदुस्तानी सिनेमा में आ गए। फिल्म दर्द की वजह से, दर्द के नगमे तो काफ़ी हिट रहे। तो आपका रहमान साहब, शकील बदायूनी साहब के साथ कैसा रिश्ता था? वो आपके घर आया करते थे? 24 साल का लंबा सिलसिला रहा। जी बिल्कुल, शकील साहब एक अजीम शख्सियत थे और अजीम शायर और अजीम नगमा निगार जी। और उनका ऐसा है कि क्योंकि अजीम शायर थे तो हम चाहेंगे कि उनके 3 अशार जो मशहूर गज़लों में पढ़ दें। एक तो उनका जो बहुत मशहूर शेर है, वही कारवां वही रास्ते वही मंजिलें वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। और एक शेर और है, गौर से सुनिएगा। तो जो कह दिया सितमगर ये कसूर था जुबां का, क्या बात, मुझे तुम माफ कर दो मेरा दिल बुरा नहीं है, मेरा दिल बुरा नहीं है। क्या और एक और गजल का हम एक शेर पढ़ रहे हैं कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है ये कहीं चमन को जला ना दे। हम लोग के फैमिली इतने करीब थी कि यानी 24 साल तक हम लोग यानी उन्हें वो फैमिली आती थी, दोपहर का खाना हम लोग के घर पे, हम लोग रात का खाना उधर खाते थे, साथ में उठना बैठना। संडे के दिन पिकनिक, रफ़ी साहब की फैमिली, शकील साहब के और हम लोग के नौशाद फैमिली साथ में घुमा फिरना करते थे। काम जब करते थे शकील साहब और नौशाद साहब फ़ोन करते थे कि भाई वो ऐसी सिचुएशन, डायरेक्टर लेके आए हैं, तशरीफ ले आइए। शकील साहब 5 मिनट के अंदर, बीच में दीवार थी, उधर सीढ़ी से किधर से उधर से आ जाते थे, फिर बैठ के जो सर जोड़ के जो लिखते थे, मुगल आजम की सिचुएशन थी, प्यार का तो डरना क्या, कैसे या सूरज गुरूब हो रहा था, दोनों बैठे थे और जब मुखड़ा पकड़ में आया तो बाहर निकल। ये यहाँ कहना मुझे लगता है मुनासिब है कि आपके वालिद साहब जो थे उनकी पहले शादी हो चुकी थी, पहले ही, हाँ बहुत पहले, और पर्दा सिस्टम हुआ करता था तब, है ना? तो वो मिले नहीं थे उनसे कभी अपनी वाइफ से। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जब शादी हुई थी उनकी 1941 में, हाँ, बदायूं में। शादी के बाद हमारी वालदा वहाँ बदायूं में थी। फिर डैडी पापा को वहाँ दिल्ली आना पड़ता था जी, क्योंकि वहाँ उन्होंने उनको एक नौकरी मिली थी सिविल सप्लाईज राशनिंग ऑफिस में, तो वहाँ वो काम करते थे। और शायरी का शौक तो, मुशायरों में तो शिरकत करते थे, इंटर स्कूल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस में मुशायरा पढ़ा करते थे। हाँ। फिर उनको मौका मिला बॉम्बे, उस जमाने में बॉम्बे था नाम था, बॉम्बे आने का था। वहाँ एक ऑल इंडिया मुशायरा होता था, तो वहाँ उन्होंने उनको एक नज़म पढ़ने को कहा, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। उस मुशायरे में नौशाद अंकल मौजूद थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार साहब मौजूद थे। तो उनको इतनी अच्छी लगी नज़म, तो उन्होंने पापा को कहा कि ऑफर दिया कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, दर्द नाम। हाँ, लेकिन यहाँ मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने उनका एक शेर व शायरी का ऑडिशन भी लिया था और उनसे कहा था आप कुछ ऐसा कह दीजिए कि वाकई में हम कहें कि आप ही को लेना है। और उन्होंने कहा था हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुनाएंगे। हाँ, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। और फिर उन्होंने ये फिल्म साइन की और उसके बाद दर्द दिल लगी दुलारी दास्तान। शम्मा तू बता, किसी भी शख्सियत की एक फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा में अगर हिट होती है तो सब कुछ फिट ही फिट होता है, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। सो जब उनकी फिल्म हिट रही, आप कितने छोटे थे तब? पैदा भी नहीं हुए थे हम, पैदा हुए थे बेजू बावरा के
तो हाँ, बेजू बेजू बावरा बावरा लिखी के- 1952। हाँ 1952। और बेजू बावरा का भी ये किस्सा है कि नौशाद साहब और उनके करियर का वो माइलस्टोन रही है ना? रतन के बाद, रतन के पहले बाद। रतन थी 44 में, फिर टर्निंग पॉइंट, दूसरा माइलस्टोन ये बेजू बावरा, इधर मुगल आजम 60 में, जो मतलब जो माइलस्टोन जो जी माइलस्टोन रही है। और बेजू बावरा का भी ये है कि पहले विजय भट्ट साहब प्रदीप साहब को लेना चाहते थे उसमें। हम अगर, क्योंकि वो तबीयत खराब हो गई थी उनकी, नहीं लिख सके टाइम पे, तो भी उन्होंने कहा, घबरा गए थे कि कोई शकील साहब लिख सकेंगे क्या, क्योंकि हिंदी के इसमें कविता चाहिए, भजन वजन चाहिए। और शाह साहब ने बोला क्यों नहीं लिख सकेंगे, तो लिखवा के बताइए। तो लिखा, मन तरपत हरि दर्शन को आज बहुत पसंद आया, तो रिकॉर्ड कर लिया। पंडित प्रदीप ने भी गले लगाया कि भाई बहुत अच्छा लिखा। जावेद बदायूनी साहब जी, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि घर में आप लोगों के साथ वो, जैसे आपने कहा, मश्क करवाते थे, हमसे काफ़ी मर्तबा लिखवाते थे, मतलब उनके अंदर था कि आप लोगों को भी वो शायर के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, तो आपका कभी तो कुछ लिखा होगा, आपने उन्हें सुनाया होगा, कभी वो बहुत खुश हुए होंगे, उनको लगा होगा मेरे जीन्स मेरे बच्चों में भी फाइनली आ गए। कई बार हम सुनाया करते थे, जैसे कि आंखों में नूर, दिल में उजाले नहीं रहे, महफिल मिली तो देखने वाले नहीं रहे। वाह, तो कुछ गलती थी, तो ये आपका लिखा हुआ कुछ। उन्हें कहा कि अच्छा है, मगर चलो मश्क किया करो, प्रैक्टिस किया करो, और वो सुधारते थे हमारी जो गलतियां होती थी। दूसरी बड़ी बात है, वो अपनी कविताओं में, अपनी शेरों में उनका वो सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करना हमेशा रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोमांटिक किस्म के वो इंसान थे। सो वो तो उनके गीतों में भी, नगमों में भी हमारे सामने आता है। नौशाद साहब के साथ कितने ऐसे गीत लिखे हैं बहुत ही रोमांटिक है, जिनमें नौशाद साहब ने मौसीकी तरतीब दी। उन्होंने कई गाने लिखे रोमांस पे, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत से गजब ढाया है, तेरी हुस्न की तारीफ करूं, या चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। और इसकी बात, अब इसका जिक्र छिड़ ही गया, चौदहवीं का चांद हो, जिसके लिए मोहम्मद रफी साहब को भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, और अपने शकील साहब को भी बेस्ट लिरिसिस्ट के एजाज से नवाजा गया, पहला अवार्ड था। और बहुत ही हिट गाना वो रहा, चौदहवीं का चांद। इससे पहले नौशाद साहब के साथ कई काम उन्होंने किया था, इसमें रवि साहब के साथ उन्होंने काम किया था। जितने क्लोज नौशाद साहब के थे, क्या रवि साहब के साथ भी उतने क्लोज थे? जी हाँ, काफी क्लोज थे। करीब 28 फिल्मों में साथ में काम किया रवि साहब के साथ। पहले गुलाम मोहम्मद साहब के साथ काम किया करते थे, रवि साहब के साथ, उनके नौशाद अंकल के साथ काम किया करते, सरदार मलिक साहब के। जी। तो बाद में उनको रवि साहब के साथ पहला मौका मिला काम करने का, फिल्म चौदहवीं का चांद। एक छोटा सा किस्सा है, जब चौदहवीं का चांद फिल्म साइन की पापा ने, तो फिर गुरुदत्त साहब और रवि साहब और शकील साहब रवि साहब की म्यूजिक रूम में बैठे थे, और गुरुदत्त साहब ने कहा शकील साहब से कि आप लिखिए कि मुझे चाहिए कि चौधरी का चांद टाइटल होना चाहिए ये गाने में, मुखड़े में होना चाहिए, चौधरी का चांद हो। फिर वो रवि साहब ने हारमोनियम लेके ट्यून बना दी, फिर शकील साहब ने उसी वक्त कहा या आफ्ताब हो। हाँ। तो रवि साहब ने बना दी ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 घंटे तक बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, चाय पे चाय के वो सब वो चल रहे थे, दौर चाय आ रही थी। फिर शकील साहब ने बहुत सारे बताया, तो हाँ, कुछ बात नहीं बनी। तो फिर रवि साहब को उनकी कमजोरी मालूम थी पान खाने की। हाँ। बगैर पान खाए उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आते थे, और उस दिन वो पान की डिबिया लाने भूल गए थे। तो रवि साहब ने क्या किया, अपने नौकर को बोल के पान मंगवाया, मांडवा पान खाया करते थे वो। हाँ। और फिर अपने हाथों से पान खिलाया पापा को। अच्छा, रवि साहब ने खुद खिलाया पान? नहीं, कुछ तो आ जाए आप दिमाग में। जैसे गले में से उतरा पान, और वो उठे, उनके कंधे पे हाथ मार के बोला, जो भी हो तुम खुदा की लाजवाब। तो और फिर 3 या 4 घंटे में पूरा गाना तैयार हो गया। क्या बात है, यही तो खासियत होती है इन शायर हजरात में। और तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर थे, और अंदर ही अंदर रोमांटिसिज्म था, बहुत रूमानी किस्म के शायर थे। अभी मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा लेना पड़ेगा ब्रेक, यहाँ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के पार हाजिर हो जाते हैं हमारी प्यारी सी गुफ्तगू शकील बदायूनी साहब के बेटे जावेद बदायूनी साहब और नौशाद साहब के बेटे रहमान नौशाद से जारी रहेगी। यू गाइस, खैर मकदम है आपके चहेते प्रोग्राम में। आज मौसम कुछ अलग सा है, थोड़ा रोमांटिसिज्म है इसमें,
क्योंकि शकील बदायूनी साहब जिन्हें गीतकार आजम का खिताब मिला है उनके हम बात कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि उनकी जिंदगी के कुछ बिल्कुल खूबसूरत से पल जो है वो हमें पता चल रहे हैं, कैसे गुजरे हैं, कैसे लिखते थे। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद बदायूनी साहब, और साथ में नौशाद साहब के बेटे रहमान नौशाद। आप दोनों बहुत गहरे दोस्त हो और आपके वालिद साहब दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। नौशाद साहब और शकील बदायूनी साहब दोनों की जोड़ी बहुत ही इंसेपरेबल रही, जैसे कि पहले भी हमने बात की। अब कुछ ऐसे किस्से मुझे बताएं दोनों की दोस्ती के। जैसे आपके वालिद साहब जो है जब लिखा करते थे, क्या नौशाद साहब के साथ रहकर ही वो लिखा करते थे? उनका होना जरूरी होता था जब वो कोई गीत लिखते थे, कोई नगमा लिखते थे, या फिर अकेले में भी कभी लिखा करते थे? वो बताएं इसके बारे में। अकेले में भी रात के वक्त लिखा करते थे, मगर कभी कभी ऐसे कई बार ऐसा होता था कि नौशाद अंकल की म्यूजिक रूम में डैडी को, पापा को किया जाता था, वहीं लिरिक्स लिखते थे वो। हाँ। और घंटों, कई दिन और रात, कई घंटों तक एक एक गाने पे इतनी कड़ी मेहनत हुआ करती थी। वो दौर ऐसा था, एक एक गाने पे खूब मेहनत, 4-4 5-5 दिन लगा करते थे, कभी कभी ज्यादा भी लगता। कभी घर भी नहीं आते थे वो। आपको पता होता है कि नौशाद साहब के पास ही है वो वही पे एक रूम में। मतलब वो ऐसा होता था कि दोनों को ना खाने का ठिकाना ना कुछ, वो लगे तो बस काम में लगे हुए हैं। और नौशाद साहब जब हमने कहा कि पूरी छूट देते थे शायरों को, शकील साहब को जो भी, पहले गाना लिख लीजिए आप, चाहे साथ में बैठ के लिखें या अपने घर से लिख के लाएं, वो कंपोज बाद में करते थे। तो और एक गीतकार, लिरिसिस्ट का, उनका बहुत एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत होना, ट्यूनिंग होना जरूरी। लिरिक्स में कुछ तब्दीली करना पड़ती, तो अपनी राय देते, पापा को अपनी राय देते। और कभी नौशाद अंकल धुन बनाते, तो कभी कभी पापा भी उनको राय दे दिया करते थे। इस बीच में आप लोग बच्चे लोग कूद पड़ते थे तो शरारत के लिए बहुत हो गया दोनों का, एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिता रहे, तो क्या होता था तब? दिल दिया दर लिया का जो फिल्म बन रही थी, उसमें गाना है जो बहुत मकबूल हुआ, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। वो पहले उसके बोल अलग थे। जब रिकॉर्डिंग के टाइम ऑन द स्पॉट नौशाद साहब ने कहा कोई इसमें गड़बड़ हो रही है, तो शकील साहब ने आधे घंटे में ये लिखा। पहले उसके बोल ये थे कि हम तुझसे बिछड़कर सावरियाँ रातों को अकेले रोएंगे। हाँ। पूरा ये अंतरे के साथ पूरा ये था, रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन कुछ टेक्निकल वो प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ आवाज़ में लता जी गा रही थी। तो फिर नौशाद साहब ने कहा, सोचा, रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब थे महूद स्टूडियो में, मैंने कहा कुछ इसमें कुछ सर ज़्यादा आ रहा है, उससे बिछड़ के सावर यहाँ से। तो नौशाद साहब ने कहा मैं समझ गया। तो शकील साहब तो रहते थे रिकॉर्डिंग में, कहना शकील साहब अंदर आप आ जाइए कमरे में। ऑन द स्पॉट शकील साहब ने पूरा गाना वही ट्यून पे, वही क्योंकि कंपोज हो गया था, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, लिखा ऑन द स्पॉट। कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। हाजिर जवाबी की शकील बदायूनी साहब बहुत हाजिर जवाब थे। कहते हैं ना कि शायर लोग जो है जब बात करते हैं तो तंज के तीर हवाओं में बिखर जाते हैं, तो इसी तरह से तंज के तीर हवाओं में बिखर जाते थे और कह ही गूंजते थे। तो किस तरह का वो रहता था समा? हाजिर जवाब बहुत ही था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। पापा को गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक नई गाड़ी ली थी, अमेरिकन गाड़ी, ज़ेफर नाम था उसका। पहली बार वो निकले रोड पे, किंग सर्किल, मुंबई में किंग सर्किल है, वहाँ ले गए वो पहली बार। और वह चला के गाड़ी सीधा फुटपाथ पे लेके आए और एक पान वाले की दुकान के पास आके टकरा दिया। पान वाले की यहाँ टकराई गाड़ी, तो वो डर के मारे उछल गया पान वाला, और आके बोला कि क्या सब क्या क्या है, देखते नहीं आप? हाँ, तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? तो हाँ। फिर उनके शकील साहब ने कांच खोल के कहा जरा एक मांडवा पान लगाना। मतलब उन्होंने नई कार जो है वो बैंक कर ली पान वाले की शॉप के साथ, और फिर उन्हें कह रही है कि मियाँ एक पान लगाना। अरे उनका गुस्सा तो एकदम से उतर गया होगा। मैंने माफी भी मांगी बात। क्या घर पे कभी संजीदा होते थे? संजीदा लाइक काइंड ऑफ थिंग, बच्चों पे डांटना या ये करना कि ये सारी अच्छी नहीं कर रहे हो ये चीजें, ये जब घर पे आते थे? अभी बहुत बड़े शायर रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चों को तो डर रहता है अपने वालिद साहब का। नहीं, जी नहीं, बहुत ही नरम दिल के थे, बहुत ही जोवियल थे वो। हम लोग के साथ मस्ती मजाक अच्छी तरह से पेश होते थे। कभी हम लोग कुछ गलती किया करते थे
तो प्यार से समझाना। अरे क्या बात। कभी हमने उनको देखा तो नहीं है गुस्सा होते हुए। हुस्न वाले। और कोई है जो उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन जिसका था, जैसे कि गुलाम मोहम्मद साहब के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है? जी, उनके साथ उन्होंने करीब 28 फिल्मों में साथ काम किया। जी। पहले नौशाद अंकल और गुलाम मोहम्मद साहब के साथ काम किया करते थे, सरदार मलिक साहब के साथ। जी। फिर बाद में नौशाद अंकल साल में 1 या 2 फिल्म किया करते थे। तो नौशाद अंकल ने ही एडवाइस किया उनको, शकील साहब को, कि मैं 1-2 फिल्म करता हूँ साल में, तो आप बाहर भी काम करिए। ओके, नौशाद साहब ने और संगीतकारों के साथ। तो फिर पापा को रवि साहब के साथ काम करने का पहला मौका मिला फिल्म चौधरी के चांद में। फिर हेमंत कुमार साहब के साथ। हाँ, हेमंत कुमार के साथ भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे गाने हमारे सामने आए। फिर रोशन साहब और एसडी सी रामचंद्रन साहब, रोशन साहब, एसडी बर्मन साहब। लेकिन इंसेपरेबल जोड़ी तो नौशाद साहब के साथ ही उनकी रही है। उसके बारे में हम अगर आगे इजाजत दे तो हम कुछ कहें। इजाजत नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा है। जैसा आपने कहा इंसेपरेबल के ऊपर एक वाकया है कि 1947 से लेकर 1968 तक, यानी तकरीबन 24-25 साल दोनों ने साथ में काम किया और एक से एक यानी बेमिसाल फिल्म ने हिट गाने दिए। और फिर में आपका नाम लेना वो है मतलब दुलारी, मुगल आजम, दीदार है, मेरे महबूब है। दीदार में एक बात मैंने 4 लेजेंड पहली बार एक साथ आ गए, रफ़ी साहब, नौशाद साहब, शकील बदायूनी, दिलीप कुमार साहब। फिर 20 साल तक कम से कम दोनों साथ में काम करते रहे टिल संघर्ष। अब हम ये वाकया बता रहे हैं कि 66-67 में, ये तो बहुत छोटे थे जावेद, शकील साहब बीमार हो गए थे बहुत सख्त। तो बीमार हो गए थे, उनको डायबिटीज़ भी हो गई थी और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर ने उनको कहा था, अच्छा उसी वक्त 3 फिल्म नौशाद साहब ने साइन किया था मद्रास की, रामो शाम और आदमी, 2 ये मद्रास की थी और एक संघर्ष। तीनों में दिलीप साहब थे। तो बीमारी के आलम में वो ज़रा बहुत नर्वस हो गए थे, घबरा गए थे, तो कमज़ोर हो गए थे। तो प्रोड्यूसर ने कहा था कि नौशाद साहब ऐसा कीजिए कि और राइटर ले लीजिए, अभी शकील साहब तो बहुत कमज़ोर हो गए, बीमार है, कमज़ोर हो गए, डिले हो गए। तो नौशाद साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, बदलना है? इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उनका जहन तो हाजिर है, वो लिखेंगे। तो वो ज़रा वो सोच पड़ गए। लेकिन उस वक्त जब खबर बाहर मार्केट में फैली, ये हम बोल रहे हैं कि नौशाद साहब और शकील साहब का कैसा क्लिक था साथ में, यानी इंसेपरेबल। डिस्ट्रीब्यूटर को जब मालूम हुआ तो उन्होंने सब प्रोड्यूसरों को कहा कि नहीं साहब, नौशाद एंड शकील ही होना चाहिए, इसमें वो नहीं बदलिए, कुछ दूसरा राइटर नहीं। तो नौशाद साहब क्या करते थे, हर 2 हफ्ते में पंजगनी आते थे, जहाँ शकील साहब इलाज करा रहे थे अपना, वहाँ जाके हर फिल्म के 2-3 गाने लिखवा के लाते थे, फिर रिकॉर्ड करते थे। इस तरह से चलता रहा। रिश्तों की इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हमारी ये बातें गीतकार आजम शकील बदायूनी पर जारी रहेंगी। उनके चहीते एक तो उनके बेटे हैं जावेद बदायूनी साहब, दूसरे उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं, जिगरी दोस्त रहे हैं नौशाद साहब, उनके बेटे रहमान नौशाद से। यू स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज महफिल यहाँ सजी है, शेर व शायरी हो रही है, बातें हो रही हैं गीतकार आजम शकील बदायूनी साहब पर, उनके चहेतों से, उनके चहेते बेटे जावेद साहब से, और साथ ही साथ उनके करीबी दोस्त जो रहे नौशाद साहब, मौसीका नौशाद साहब, उनके बेटे रहमान नौशाद से। काफी अच्छी महफिल सजी है। जैसे हम बात करें हैं कि दोनों की दोस्ती की, शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब की दोस्ती की, एक मौसीकार और एक गीतकार की जोड़ी की जो हमेशा एक साथ अटूट रही। जब उनका इंतकाल हो गया, उससे पहले जब आप कह रहे हैं बीमार थे, तभी भी उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत ही अच्छा रहा और हमेशा वो उन्हीं के साथ रहे नौशाद साहब। हाँ, इसके बारे में कुछ हाँ जरूर बताएं। शकील साहब का जो पहला शेर जैसे बताया हम लोग ने कि पहला शेर था नौशाद अंकल के सामने, वही रास्ते, वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी में मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। वो पहला शेर था और उसी से पापा की एंट्री हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में। और उनके इंतकाल से हॉस्पिटल के में कुछ घंटे पहले वो आखिरी शेर उन्होंने नौशाद अंकल को ही डेडिकेट किया। सुबह का टाइम था जब डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया था हॉस्पिटल में। नौशाद अंकल उसी वक्त देखने आए पापा को। वहाँ पर पापा ने उनका नौशाद अंकल का हाथ पकड़ा वहाँ आईसीयू में, बॉम्बे हॉस्पिटल में, और एक शेर पढ़ा
बस आज चैन से तीमारदार सो जाएं, बस आज चैन से तीमारदार सो जाएं, मरीज अब ना कहेगा कि सहर नहीं होती। तो वो आखिरी शेर जब नौशाद अंकल के सामने पढ़ा उन्होंने, और फिर कुछ घंटों के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने उनकी तीमारदारी बहुत अच्छे से की नौशाद। सुबह शाम जाते थे, सुबह शाम जाते जब वहाँ मिलते थे और बहुत हिम्मत दिलाते थे, आप ठीक हो जाएंगे, घबराए नहीं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम अभी ये बोले ही नहीं तो कह दिया कि इंतकाल तो हो गया, लेकिन इंतकाल के बाद नौशाद साहब पे क्या बीती वो हम बता रहे हैं। हाँ जरूर। नौशाद साहब को ऐसा लगा था कि उनका यानी कि एक हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि 24 साल साथ में काम किया और एक फिर यानी रिकॉर्ड ये हिट फिल्में दी, तो एकदम वो हो गए थे कि अब मैं क्या करूँगा। तो अक्सर इतना मिस करते थे शकील बदायूनी को, अक्सर वो अकेले में बैठ के बालकनी में बैठे रहते थे। उनको मालूम था हमें शेर व शायरी से ज़ौक़ है, तो हम बोलते थे अब्बा यहाँ क्या अकेले बैठे, चलिए बारिश आने वाली अंदर से। कहले नहीं मुझे यहाँ बैठा रहने दो, शकील साहब के बारे में सोच रहा हूँ मैं। हमने कहा अच्छा। तो वो अक्सर शेर पढ़ा करते थे फिराक गोरखपुरी का, आ के दोस्त तुझ बिन इस तरह घबराता हूँ मैं, आ के दोस्त तुझ बिन इस तरह घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। वाह वाह वाह, ये हम ट्रिब्यूट देते थे वो। मतलब कितने इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ जज्बाती तौर पर। उसी का ये रिजल्ट है, नतीजा है कि बहुत बहुत अच्छे नगमे हमारी इंडस्ट्री को मिले हैं। दिल अजीज है, वो सबके चहेते हैं, इसलिए उन्हें खिताब मिला है गीतकार आजम का। और क्या क्या शौक था उन्हें, आप बताएं मुझे अपने वालिद साहब के और उनको खाने का बहुत शौक था, तो अक्सर रफ़ी साहब के यहाँ कभी कुछ दावत होती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब के यहाँ, तो वो बोलते थे, फोन करते थे, शकील साहब मेरे यहाँ खिचड़ा बनाए। तो पापा अपने सब काम काज छोड़ के वहाँ पहुँच जाया करते थे खिचड़ा खाने के लिए। बहुत बहुत शौक था, काफी शौक। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरी वालदा ने एक फोन उठाया कि मेरे यहाँ खिचड़ा बनने वाला है, रवि साहब के यहाँ, रवि म्यूजिक डायरेक्टर। तो फिर पहले शकील साहब पहले देखा कि रवि साहब का फोन कैसे आया कि खिचड़े की दावत के लिए, तो सोचा शायद नॉन वेज हो गया होगा। तो अगले दिन वो पहुंच गए रवि साहब के यहाँ। वहाँ जब पहुंचे रवि साहब के यहाँ तो वहाँ साहिर साहब बैठे थे, रवि साहब कुछ गाली की सेटिंग कर रहे थे। जी हाँ। तो बोले आइए, रवि साहब बोले आइए शकील साहब, कैसे आना हुआ। तो पापा बोले कि आपने फोन किया था कि आज खिचड़ी की दावत है। तो रवि साहब पहले बोले खिचड़ा, हम लोग की यहाँ आज खिचड़ी बनी है। उन्होंने गलत सुना, गलत से हमारी वालदा ने गलत सुना। फिर बोला कि मेरी वालदा ने बताया था कि रवि साहब की यहाँ खिचड़ी की, बोलते बैठिए मैं कंप्लीट करके हम लोग साथ में खिचड़ी खाएंगे। उनका मूड खराब हो गया होगा। फोन किया तो हमारी वालदा को उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो फोन किया, हमारी वालदा ने बोला कि मोहम्मद रफ़ी साहब के यहाँ तो फोन आया था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं खिचड़े के लिए। रफ़ी साहब को रवि तुम्हारी वालदा थी। फिर वो गए। अच्छा, वो थोड़ा बहुत बोलने में रवि और रफ़ी हो गया। रफ़ी, हाँ, वो पहुंच गए वहाँ पे। तो रफ़ी साहब के यहाँ गए वहाँ, और माजरत चाहता हूँ, और मैं वहाँ चला गया था। फिर एक साथ मिलके खाया। कभी हम लोग के यहाँ कुछ खिचड़ा या बिरयानी बनती थी तो नौशाद अंकल और रफ़ी साहब आया करते थे। कभी नौशाद अंकल के यहाँ दावत देखो हुआ करती थी, और जो अभी भी हम लोग ने कायम रखी है। ओह, ये आपने अभी भी कायम रखी है, जो आपके अब्बा को, वालिद साहब को पसंद था खिचड़े का। और नौशाद अंकल के, उनके रहमान साहब के घर वाले और रफ़ी साहब के सब, मतलब उन्होंने वो चारों और भाईचारगी का मैसेज, संदेश पहुंचाया। भले कितने वो बिजी थे, अपने ज़माने में बहुत बिजी थे, कितने गीत लिखे हैं उन्होंने। नौशाद साहब भी एक तरफा बहुत बिजी और शकील बदायूनी साहब भी बहुत बिजी रहते थे, बावजूद उसके उन्होंने वो आपस में भाईचारगी, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना वो हमेशा जिंदा रखा, रिश्तों को कायम रखा, और बाद में आप तक भी वो पहुंचाया। आप भी उसी को जी रहे हैं। ऊपर वाले के कर्म से वो कायम है, आप कायम है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया शीबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करेंगे कि आगे एक और प्रोग्राम करेंगे और भी बातें करेंगे इन शख्सियात पर। फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिख सकते हैं shiva.lateef@nw18.com। फिलहाल सिनेमाई रहिए, अच्छी शायरी सुनिए और अच्छी शायरी पढ़िए, फायदे में रहेंगे। टेक केयर एंड खुदा हाफिज।